नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं इस प्लैनेट की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज में से एक के बारे में। ये है फूलों की क्रांति। हम पता लगाएंगे कि कैसे एंजियोस्पर्म नाम के पौधों के एक ग्रुप ने देखते ही देखते पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमा लिया। जरा सोचिए, एक मीठा रसीला सेब, लॉन में उगी घास की एक मामूली सी पत्ती और रेगिस्तान का एक कांटेदार कैक्टस। सुनने में तो ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं ना, पर इन सब में एक बहुत गहरी और जरूरी बात कॉमन है। तो जवाब ये है कि ये सभी एंजियोस्पर्म हैं, और जब मैं सफल कह रहा हूं तो मेरा मतलब है अविश्वसनीय रूप से सफल। ये धरती पर पौधों का सबसे डोमिनेंट, सबसे डाइवर्स और सबसे ज्यादा फैला हुआ ग्रुप है। तो आखिर ये एंजियोस्पर्म है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये फूल वाले पौधे हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज एक फूल के अंदर सेफ रहते हैं और बाद में वही फूल एक फल में बदल जाता है। बस यही सिंपल सा डिज़ाइन है जो इन्हें इतना स्पेशल और इतना पावरफुल बनाता है। और जब हम कहते हैं कि इन्होंने दुनिया पर कब्जा कर लिया, तो ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। ये सच में एक प्लैनेटरी टेक ओवर था। चलिए देखते हैं कि इनका दबदबा कितना बड़ा है। जरा इस नंबर को देखिए, 3 लाख प्रजातियां। इसका मतलब है कि धरती पर पौधों की जितनी भी प्रजातियां हमें पता हैं, उनमें से लगभग 90% एंजियोस्पर्म ही हैं। विशाल पेड़ों से लेकर पानी पर तैरने वाले नन्हे नन्हे पौधों तक ये हर जगह हैं। इनका स्केल सच में दिमाग घुमा देने वाला है। तो ये सब हुआ कब? जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनकी रफ्तार। देखिए, इनके पहले निशान जुरासिक पीरियड में तो मिले थे, लेकिन साफ साफ फॉसिल्स करीब 12.5 करोड़ साल पहले ही दिखने शुरू हुए। और फिर क्या था, सिर्फ 2.5 करोड़ साल के अंदर ही फॉसिल रिकॉर्ड में इनकी वैरायटी का जैसे धमाका हो गया। इवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो ये तो कमाल की तेज छलांग थी। तो इस जबरदस्त तरक्की के पीछे था क्या? इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी एक क्रांतिकारी पार्टनरशिप। फूल वाले पौधों का उदय ठीक उसी समय हुआ जब मधुमक्खियों और तितलियों जैसे मॉडर्न पॉलिनेटिंग कीड़े भी इवॉल्व हो रहे थे। ये तो एक मेड फॉर ईच अदर वाली बात थी। कीड़ों को फूलों से खाना मिला और बदले में पौधों को अपने जीन्स फैलाने का एक सुपर एफिशिएंट तरीका मिल गया। इस पार्टनरशिप ने सच में दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। और ये हमें उनकी कामयाबी के असली राज तक ले आता है। बात सिर्फ कीड़ों से दोस्ती करने की नहीं थी। इनके पास एक बायोलॉजिकल मास्टर प्लान था, सर्वाइवल की एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी। तो आखिर क्या था इनका सीक्रेट वेपन? ऐसी कौन सी चीज थी जिसने इन्हें बाकी पौधों से मीलों आगे खड़ा कर दिया? जवाब छिपा है 2 शानदार इनोवेशन में। पहला, खुद फूल, जो कि एक हाईली एडवांस रिप्रोडक्शन का जरिया है, और दूसरा है एक बहुत ही अनोखा प्रोसेस जिसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को जरा करीब से देखते हैं। ये डायग्राम हमें पूरी कहानी दिखाता है, पॉलन ग्लेन के फूल पर लैंड करने से लेकर फर्टिलाइजेशन के फाइनल स्टेप तक। हम अगले कुछ स्लाइड्स में इसे और डिटेल में समझेंगे। तो हर चीज की शुरुआत होती है पॉलिनेशन से। यह सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। इसका मतलब है मेल जेनेटिक मटेरियल यानी पॉलन को फूल के फीमेल हिस्से तक पहुंचाना। ये काम हवा से हो सकता है, पानी से, या फिर कीड़ों जैसे पार्टनर्स की मदद से। और जैसे ही पॉलन सही जगह पहुंचता है, असली मैजिक शुरू होता है। पॉलन से एक पतली ट्यूब निकलती है जो ओवरी के अंदर ओव्यूल तक जाती है। इस क्लोजअप में हम देख सकते हैं कि ये ट्यूब 2 स्पर्म सेल्स को अंदर छोड़ती हैं, और यहीं पर वो चीज होती है जो एंजियोस्पर्म की सुपर पावर है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये है इनका मास्टर प्लान। एक स्पर्म तो अंडे से मिलकर बनाता है भ्रूण, यानी होने वाला पौधा, लेकिन दूसरा स्पर्म कुछ और ही करता है। वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर एंडोस्पर्म बनाता है। अब ये एंडोस्पर्म क्या है? इसे समझिए भ्रूण के लिए एक पैक्ड लंच बॉक्स जिसमें ढेर सारा न्यूट्रिशन भरा हो। ये जीनियस स्ट्रेटजी इसलिए है क्योंकि पौधा ये लंच बॉक्स तभी तैयार करता है जब फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाए। कोई एनर्जी वेस्ट नहीं। और इसी सुपर एफिशिएंट रिप्रोडक्शन स्ट्रैटेजी के दम पर एंजियोस्पर्म हर मुमकिन शेप और साइज में फैल गए। चलिए इनकी जबरदस्त डाइवर्सिटी पर एक नजर डालते हैं। जरा इस रेंज के बारे में सोचिए। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वुल्फिया इतना छोटा होता है कि सुई की नोक पर आ जाए, और दूसरी तरफ यूकेलिप्टस जैसे विशाल पेड़ हैं जो 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हो सकते हैं। ये इनकी अडैप्ट करने की काबिलियत का एक जबरदस्त सबूत है। और ये हर जगह रहते हैं, हर माहौल में खुद को ढाल लेते हैं।
रेगिस्तान में पानी बचाने के लिए इनकी पत्तियां कांटे बन गईं और तनों पर मोम की परत चढ़ गई। पानी वाली जगहों में तैरने के लिए इनके शरीर स्पंजी हो गए और जंगलों में रोशनी की होड़ में ये आसमान छूने लगे। इन्होंने सच में हर माहौल को जीत लिया है। अब इतने बड़े ग्रुप को समझने के लिए बॉटनिस्ट्स इन्हें दो बड़ी फैमिलीज में बांटते हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। ये क्लासिफिकेशन कुछ बहुत ही बेसिक फर्क पर आधारित है। चलिए देखते हैं। तो सबसे बड़ा फर्क शुरू होता है बीज से। मोनोकॉट्स में एक सीड लीफ या बीजपत्र होता है, जबकि डाइकॉट्स में दो होते हैं। और बस यहीं से बाकी के पैटर्न भी सामने आने लगते हैं। मोनोकॉट्स की पत्तियों में नसें सीधी सीधी पैरेलल होती हैं और फूलों की पंखुड़ियां 3 या 3 के मल्टीपल में होती हैं। वहीं डाइकॉट्स की पत्तियों में नसों का एक जाल सा होता है और फूल के हिस्से 4 या 5 के मल्टीपल में होते हैं। ये फर्क जमीन के नीचे भी साफ दिखता है। बाईं तरफ मोनोकॉट को देखिए, इसकी जड़ें रेशेदार और फैली हुई हैं। और अब इसकी तुलना दाईं तरफ डाइकॉट से कीजिए, जिसमें एक मोटी सेंट्रल जड़ होती है जिससे बाकी छोटी जड़ें निकलती हैं। दो बिल्कुल अलग अलग डिजाइन। और ये पैटर्न सिर्फ बाहर ही नहीं, तने के अंदर भी दिखता है। एक मोनोकॉट तने में पानी और खाना ले जाने वाली नसें यानी वैस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए होते हैं, लेकिन डाइकॉट्स में वो बड़े कायदे से एक रिंग में अरेंज्ड होते हैं। ये एक और बड़ी पहचान है। इन अंतरों को याद रखने के लिए यहाँ कुछ जाने पहचाने उदाहरण हैं। घास और मक्का क्लासिक मोनोकॉट हैं, और जब आप गुलाब, बीन्स या विशाल ओक के पेड़ों के बारे में सोचते हैं तो आप डाइकॉट्स को देख रहे होते हैं। एक बार आप इन पैटर्न्स को पहचानना शुरू कर देंगे तो ये आपको अपने चारों ओर हर जगह नजर आएंगे। तो एक छोटे से पॉलन ग्रेन से शुरू होकर एक सिंपल लेकिन जीनियस रिप्रोडक्शन स्ट्रैटेजी के दम पर एंजियोस्पर्म ने पृथ्वी पर सबसे सफल पौधों के रूप में खुद को स्थापित किया और दुनिया को जीत लिया। इन्होंने हमारे प्लैनेट को वो शक्ल दी है जिसे हम आज देखते हैं, और ये सब मुमकिन हुआ एक मामूली से फूल की वजह से। ये सोचने पर मजबूर करता है, इस फूलों की क्रांति का अगला चैप्टर कैसा दिखेगा।